दिस इज अबव एवरीबडीज पे ग्रेड। आईएनएस अरिहंत पे गौरव शूट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके आसपास एक रिबेलियस टीनेजर होता है ना, जो बाप को थोड़ा सा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, फिर बाप दो झापड़ मुंह पे लगाता है और वो टीनेजर फिर नाकों से कश्मीर निकलेगा, एक नाक से जम्मू, एक नाक से कश्मीर। मैं बता रहा हूं, इंडिया में मांग मांग के, मैं बता रहा हूं, मांग मांग के पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों पे ले जाओ जहां जिन्ना ने एक बार सपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खबर है और भारत के लिए भी, और भारत के जो सिक्योरिटी अलायंसेस बन रहे हैं दुनिया भर में, उसके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। आपने देखा ही होगा टेलीविजन पे, एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनका स्वागत आईएनएस विक्रांत पे करा गया। इमेजेस देखिए, फोटोग्राफ्स देखिए। द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग होस्टेड ऑन आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर उनको होस्ट करेगा। पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको वहां पे बुलाया गया था। तो इन्होंने एक बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंथनी Albanese has used a landmark visit to India's flagship aircraft carrier, INS Vikrant, to declare that India is a top-tier defense partner and announced Indian forces will join the massive Talisman Sabre war games in Australia this year. ये बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, क्वाड में तो हैं ये सब लोग, ठीक है ना, आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा ना, क्वाड के अलावा भी चाइना से सब पीड़ित हैं, चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है, जो खुद का तो खाना खाता है, उसको सबकी प्लेट पे उसकी नजर है, राइट? जैसे भेड़िए के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं, लालची उतना ही है वो। लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की, एक्सेप्ट दैट चाइना की इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान की सिर्फ इंटेंट है, कैपेबिलिटी जीरो है, राइट? पाकिस्तान का बस चाहे तो वो जूनागढ़ से लेकर सियाचिन से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर सब कुछ खा जाए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ये है कि खुद का खैबर पख्तूनख्वा, खुद का बलूचिस्तान, खुद का जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर या फिर गिलगिट, यही सब इनसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन लालच पूरी है पाकिस्तान में। उसी प्रकार से चीन में कैपेबिलिटी भी और इंटेंट भी है, लेकिन चीन की कैपेबिलिटी के दांत तोड़ने के लिए अब दुनिया इकट्ठा हो गई है। तो दुनिया ने बोला, यार तुमने बहुत आंखें शाखें दिखा ली, यार देखो एक लेवल पे तुम्हें तमीज से बात करनी पड़ेगी, एक लेवल तक हम झेलेंगे, उसके बाद नहीं झेलेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए, व्हाई डिड ही विजिट आईएनएस विक्रांत? ये सब होता है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्तों। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं, सब ऑप्टिक्स ना। इनको चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा, बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहा होगा, कायदे से क्या होना चाहिए। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है, वो दिल्ली आते हैं, वो बंबई जाते हैं, वो XYZ जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं, बिजनेसमैन उनके साथ आते हैं, मीडिया को एड्रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब एक देखा गया है कि ये नॉर्मली हर जगह यही चीज होती है, खासतौर से भारत में। वो वो रेड उसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो ड्राइववे है वो ग्रेवल का या पता नहीं कौन सी वो पतली सी मिट्टी जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स खड़े हुए, ये सब इमेजेस, इन सब से परे, ये सब तो हुआ ही हुआ, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ये सब तो हुआ ही हुआ। इसके परे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर आईएनएस विक्रांत पे जाता है, वहां पे नेवी चीफ है, वहां पे द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज देयर, सब लोग वहां पे हैं उनको ग्रीट करने के लिए, एंड ही इज बीइंग शोन द शिप। एक तो देखिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई किसी विदेशी को नहीं ले जाता, राइट? अगर कल मैं बोलूं, जबकि मैं इतने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं पेट्रियट शूट करता था रिपब्लिक के लिए, तो क्या हुआ कि मैं इधर जाता था उधर जाता था, तो मैंने, जैसे कि सब के सीक्रेट इंस्टॉलेशंस होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, राइट? जैसे आर्मी में अगर आप बोलें कि आपको पैरा एसएफ के साथ शूट करना है, तो फिर वो थोड़ा सा फौज कहती नहीं यार जाओ, सॉरी। आई शॉट एट SFTS, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, बट मैंने पैरा एसएफ के अंदर शूट नहीं करा किसी बटालियन के अंदर, जैसे कि मे बी 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा, या 9, 10, 21, ये सब जो पैरा एसएफ की बटालियंस हैं, आई हैव नेवर शॉट इनसाइड अ पैरा एसएफ बटालियन। वो आर्मी पोलाइटली मना कर देती है,
राइट? एयरफोर्स के अपने हैं, जहां पे कोई उनके सीक्रेटिव रडार स्टेशन हैं या कोई फाइटर बेस है, फॉरवर्ड फाइटर बेस, जहां पे वो नहीं बुलाते किसी को, मीडिया की एंट्री नहीं होती। उसी प्रकार से मैंने इंडियन नेवी से एक बार ऐसे ही इनफॉर्मली मैंने किसी से बात करी फोन पे। मैंने बोला सर मेल लिखने से पहले जरा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शूट। अब मैंने बोला मांग रहा हूं तो फिर पूरा ही मांग लेता हूं। मन में लालच भी थी कि यार लेट्स गो एंड सी INS अरिहंत। तो बड़े सीनियर नेवल ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात करी एंड आई सेड सर आई वांट टू शूट ऑन INS अरिहंत। उन्होंने मुझे जो बात बोली रिस्पॉन्स में वो मैं यहां पे रिपीट नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बात बताई थी, बट बेसिकली ही सेड दैट दिस इज अबव एवरीबडीज पे ग्रेड। INS अरिहंत पे गौरव शूट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। दिस वॉज टोल्ड टू मी, सम अदर थिंग्स वर ऑल्सो टोल्ड जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन लबोलुबाब उसका यही है, मोटा मोटी उन्होंने बोल दिया कि बेटा INS अरिहंत तो छोड़ दो तुम, वो तो तुम्हारे सपनों में नहीं होगा कभी, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। और वहां पे ऐसा नहीं कि आप इंडियन नेवी के हैं तो आप INS अरिहंत पे जा सकते नहीं। सो ऐसे कुछ असेट्स होते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ना, इट इज द मोस्ट पावरफुल असेट, मिलिट्री प्लेटफॉर्म। यार आप आर्मी नेवी एयरफोर्स देख लो, आप एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। उसके ऊपर किसी विदेश के प्रधानमंत्री को बुलाना और वहां पे उनको, ऑब्वियसली मेरे हिसाब जो मैं सोचता हूं कि गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया होगा, उनको वेलकम भी करा होगा, खाना वाना भी हुआ होगा और उनको एक टूर दिखाई होगी कि ये हमारी कैपेबिलिटी है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किस लेवल पे आपका डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। चाइना को खुजली तो होगी पक्का, खाज होगी पूरी खाज। अच्छा, एक और चीज है कि यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसकी एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट ने यह प्रिडिक्ट करा है कि जहां तक भारत और चीन के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेन्ड रहेंगे, उनमें खिंचाव रहेगा, उनमें तनाव रहेगा आगे चल के भी। और पर उन्होंने एक बड़ी बात यह बोली है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि करी या कश्मीर में कहीं और भारत को छेड़ा, तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज वेरी लाइकली, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे। ये यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर जनरल है, या यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, माफ कीजिए, वो कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत फिर घुसेगा अंदर। ये उनका है। और हाईलाइटिंग द एक्सपेंडेड मिलिट्री पोस्चर्स बाय बोथ इंडिया एंड चाइना, वापस चाइना पे आते हैं। द रिपोर्ट वार्नड अबाउट एलिवेटेड रिस्क ऑफ आर्म कन्फ्रंटेशन बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स दैट माइट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस पर्सन्स एंड इंटरेस्ट एंड कॉल्स फॉर यूएस इंटरवेंशन विद पाकिस्तान's long history of supporting extremist groups. The report acknowledges higher probability of India responding with military force under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to perceived or real Pakistani provocations. यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है, तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा। ये अमेरिकन कह रहे हैं। आई लाइक इट। अच्छा जी, इंडिया और यूएस ने, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राइमोंडो said that India-US MOU on cooperation in semiconductors will help Indian side play a greater role in diversified supply chains. जैसे एक जमाने में लोग कहते थे ना कि यार जादूगर की जान तोते में है, तोते का गला मरोड़ दो, जादूगर ऑफ। ठीक है, वैसे ही चीन की जान कहां पे है? चीन की जान जो है वो है उसकी सप्लाई चेन में, जो वो मैन्युफैक्चर करता है। और सप्लाई चेन खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर और चिप, इससे बहुत बड़ा कुछ लेना देना है। जो चाइना का वर्चस्व, जो चाइना कायम करना चाहता दुनिया में। और सही बात है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। हम और आपके मना करने से कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर बट इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। उसको ठोकने का प्रोग्राम यह है कि वी वुड लाइक टू सी इंडिया अचीव इट्स एस्पिरेशंस टू प्ले अ लार्जर रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, and to that end the MOU that I am signing on this trip around semiconductors is designed to help achieve that goal. तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, मेड इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहां पे सेमीकंडक्टर। अच्छा,
वैसे भी सेमीकंडक्टर के उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहां पे अरबों डॉलर लग चुके हैं। गवर्नमेंट ने 10 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 10 अरब डॉलर सेमीकंडक्टर में लगाएंगे, और बाकी भी बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, किसी ने 20 अरब, 30 अरब, 50 अरब, पता नहीं कितना कितना तो पैसा टोटल अगर आप देखें सेमीकंडक्टर में, तो करीब 100 अरब के आसपास भारत में इन्वेस्टमेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर, जिसमें से कि बहुत बड़ा जो मात्रा है, एक बहुत बड़ी मात्रा है, वो भारतीय खुद भारत में कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। इंडियंस आर डूइंग इट इनसाइड इंडिया। तो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं साहब हम भी, हमारे 30 अरब, हमारे 20 अरब, इस करके 3, 4, 5 लोग हैं, और $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, चिप्स वगैरह सब कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। और ये चीज़ हर चीज़ में लगती है ना, आपके कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल फोन्स में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, हर जगह लगती है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है भारत के लिए, और भारत ये टेक्नोलॉजी लाएगा। अमेरिका से साइन हो गया डॉक्यूमेंट। अब अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा और भारत इसको बनाएगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बाय एन इंडियन, आत्मनिर्भर भारत। तो अच्छा दोस्तों, अब आपने अच्छी अच्छी खबर सुन ली, अब जरा रोने धोने की बात भी कर लेते हैं, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि फिल्म में जब पूरा मसाला होना चाहिए, इमोशन, लव, रोमांस, ट्रेजेडी, एक्शन, सब होना चाहिए। तो एक्शन और लव और रोमांस आपने देख लिया, अब आप जरा ट्रेजेडी और रोने धोने पे आ जाते हैं। इमरान खान कह रहा है कि यार जब से नया आर्मी चीफ आया है जनरल आसिम मुनीर, तब से हमारी मुश्किलात और बढ़ गई हैं कम होने की बजाय। अच्छा, इमरान खान क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं ये, ठीक है। पहले इमरान खान का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इमरान खान का ये स्टेटमेंट है कि द पार्टी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेंज आफ्टर चेंज ऑफ कमांड एट GHQ, हाउएवर देयर इज नो चेंज, इन फैक्ट हार्डशिप्स हैव इंक्रीज्ड। आई वॉज आस्क्ड इफ आई वुड स्पीक टू द एस्टैब्लिशमेंट इफ दे वांटेड टू टॉक। आई सेड आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, आई विल टॉक टू एवरीवन एक्सेप्ट थीव्स। अच्छा जी, चोर तो इन्होंने कह दिया शरीफ्स को और पीडीएम को, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट को उन्होंने कह दिया तो चोर चार लोग हैं, डकैत हैं, हम इनसे बात करेंगे नहीं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज से बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, इमरान खान क्यों चढ़ गया? क्योंकि इमरान खान ने भीख मांगी थी जनरल आसिम मुनीर से कि जनरल साहब प्लीज हमसे बात कर लो, प्लीज बात कर लो, प्लीज बात कर लो। जनरल आसिम मुनीर ने बोला देखो मैं फौजी आदमी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, भागो यहां से। उसने टाइट कर दिया। हमने कल वाले वीडियो में कवर करा था। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। इमरान खान अपने मुल्क की सच्चाई जानता है। सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं 24-25 करोड़ पाकिस्तानी में से जितने भी एलिजिबल हैं वोट के लिए, जितने भी एलिजिबल हैं वोट के लिए, सारे के सारे अगर इमरान खान को वोट डाल दें और फिर जनरल आसिम मुनीर चाहे नहीं प्रधानमंत्री बनेगा तो नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। यह पाकिस्तान का इतिहास है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ मनगढ़ंत बातें। यह पाकिस्तान की तारीख है, यह पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अगर आर्मी चीफ बोल देगा कि बॉस हमें नहीं चाहिए इमरान खान, तो इमरान खान अपने सर पे खड़ा हो जाए, इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू यह है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर का आशीर्वाद मिल जाए कि भाईजान आप प्लीज हमें ब्लेसिंग्स दे दो। ये इस चक्कर में है, क्योंकि आसिम मुनीर क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। आसिम मुनीर सडनली एक फोन करेगा, अच्छा शहबाज शरीफ तुम प्रधानमंत्री बन लिए, अब इमरान खान की बारी है। द आर्मी चीफ इन पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग, ही इज ऑल पावरफुल। बस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर नहीं चलती तो भारत के आगे नहीं चलती। खुद के लोगों को कैसे जूते मारने हैं, खुद के पाकिस्तानियों को कैसे फौजी बूट के अंदर रखना है, खुद के पाकिस्तानियों का गला कैसे दबाना है, यह पाकिस्तानी फौज को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और इसीलिए इमरान खान, वरना इमरान खान, एक बात बताओ, इमरान खान क्यों पड़ेगा किसी आर्मी चीफ के पीछे? इमरान खान तो यही कहेगा ना कि भाई मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं, टॉलेस्ट लीडर हूं। गैलप पोल आया, गैलप पोल ने यह बताया कि इमरान खान सबसे टॉल लीडर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे बड़ा आज के नाम इमरान खान का है। इमरान खान जो चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीत जाता है। एनी इलेक्शन दैट ही, इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान जीतता चला है और जीतेगा आगे, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम से ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट चाहिए आर्मी चीफ का, क्योंकि आर्मी चीफ के कहने पर प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, कुछ भी होता है। आर्मी चीफ के इमरान खान को ये लगता है कि मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूं और मैं ऐसा बोलूंगा और ऐसा, इसको बड़ी गलतफहमी है और इसने खुद के मुल्क का इतिहास नहीं पढ़ा। आर्मी चीफ, मैं आपको सच बता रहा हूं, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम एग्जैजरेटिंग, आर्मी चीफ को सिर्फ एक फोन कॉल करना है। कल जनरल आसिम मुनीर ये बोलते ना इमरान खान को कि खान साहब बहुत हो गया चूचू पोपो, ठीक है, ज्यादा हो गया, अब मैं इरिटेट हो रहा हूं तुमसे। इमरान खान का गला सूख जाएगा। इमरान खान जमान पार्क में अंदर से कुंडी बांध के बाथरूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेगा, क्योंकि
पाकिस्तानी फौज मार देती है प्राइम मिनिस्टर्स को, जान से मार देती है, देश से निकाल देती है। इनसाइड पाकिस्तान द पाकिस्तानी आर्मी इज ऑल पावरफुल। दुश्मनों के खिलाफ उसकी नहीं चलती एक भी। दुश्मनों के खिलाफ तो 1971 का सरेंडर भी हो जाता है, दुश्मनों के खिलाफ हथियार भी डाल देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहां से आता है, 4 थप्पड़ मार के वापस चला जाता है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी कुछ नहीं कर सकते, इनकी किसी के ऊपर नहीं चलती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तानी पब्लिक का अगर कोई बाप है तो पाकिस्तानी फौज है। और अपने अब्बू से ना ये लोग ज्यादा आंखें नहीं मिला पाते, थोड़ा सा मिलाएंगे, थोड़ा सा चू 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 करेंगे। जैसे एक रिबेलियस टीनेजर होता है ना, जो बाप को थोड़ा सा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, फिर बाप 2 झापड़ मुंह पे लगाता है और वो टीनेजर फिर दुबक के कोने में बैठ जाता है। ये पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ के सामने। अच्छा, इशाक डर जो है वो कह रहा है कि यार हमने सब कुछ कर दिया और वी सीम टू बी वेरी क्लोज टू साइनिंग अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। यार ये पता है क्या है, आई थिंक वी ओ टू दिस नेशन दैट वी शो सम सीरियसनेस, वी डिलीवर, वी डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड दैट वी कैन ऑनर द सॉवरेन कमिटमेंट्स नो मैटर हु मेड दोज। यार तो मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती है, हर दूसरे दिन ये जो इशाक डर है, जो पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, बस होने वाला है, बस 1 हफ्ते में होने वाला है, बस कुछ दिन में होने वाला है। इसको क्या डायलॉग, क्योंकि ये पता है क्या मैं बता रहा हूं, ये खेल रहा है, ये साइकोलॉजिकल, ये आईडब्ल्यू कर रहा है खुद के लोगों पे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है दुश्मन के खिलाफ होता है, ये पाकिस्तानी खुद के लोगों के खिलाफ करते हैं आईडब्ल्यू। ये कैसे आईडब्ल्यू कर रहा है मैं आपको बताता हूं। ये भाई जब भी ये कहता है ना कि बस साइन होने वाली है, तो रुपए जो है ना, रुपए की कदर 1-2 पॉइंट ऊपर चली जाती है विज़ावी द डॉलर। ठीक है, मार्केट हल्के से थोड़ा सा उछाला जाता है। ये वही अपने स्टेटमेंट से ही उछाल ला रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी काम वैसे भी नहीं करना, पूरी कौम ट्विटर पे चल रही है इनकी, ट्विटर और फेसबुक पे पूरी कौम चल रही है, जमीन पे तो कोई काम हो नहीं रहा है इनका। तो यही इशाक डर कर रहा है। ये हर दूसरे तीसरे दिन आप अखबार निकाल के, और पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं ना वीडियो, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ इधर कमेंट्स में आओ। मैं आपको न्योता देता हूं, आपको दावत देता हूं, कमेंट्स में आइए और लिखिए क्या ये बात सच है कि झूठ है, कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर हर तीसरे दिन आईएमएफ को लेकर कुछ ना कुछ छोड़ता रहता है और उससे आपकी करेंसी ऊपर नीचे होती रहती, थोड़ी बहुत कभी ऊपर, थोड़ी कभी नीचे, थोड़ी। ये सिर्फ अपने जबान से खेल रहा है। और मैं एक और बात बता दूं, आप भी ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार सब तो कर दिया, जमीन पे लेट गए यार, अपने कपड़े फाड़ लिए, कपड़े उतार दिए, जमीन पे लेट गए, फिर आईएमएफ क्यों नहीं बात मान रहा, फिर आईएमएफ पैसे क्यों नहीं दे रहा? आईएमएफ पैसे देगा, आईएमएफ पैसे जरूर देगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, जरूर देगा, लेकिन थोड़े देर के बाद देगा। वो देरी क्यों कर रहा है? उसकी 2-3 वजूहत हैं। जाहिर सी बात है, उसमें कुछ आपकी कारकर्दगी है, आपकी गलतियां हैं, पुराने आपके पाप हैं। कुछ आईएमएफ चाहता है आपसे ओवर एंड अबव, कुछ चीजें कहने वाली होती हैं, कुछ चीजें नहीं कहने वाली होती। तो जो कहने वाली हैं वो तो आपने कर दी, जो ना कहने वाली है उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से। और तीसरी चीज जो आपके मुल्क को डुबा रही है, और आईएमएफ या एफएटीएफ या कोई भी ऐसा इदारा जो है मल्टीलैटरल, राइट, जो कि आपकी गर्दन को ऐसे दबा रहा है ना, क्यों दबा रहा है आपको पता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार नारा तो लगाओ, फिर देखो। जब तक प्याज 1000 रुपए किलो ना हो जाए ना, ये तुम्हारी गर्दन दबाते रहेंगे। तुम्हारी नाकों से कश्मीर निकलेगा, एक नाक से जम्मू, एक नाक से कश्मीर। मैं बता रहा हूं, इंडिया विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू टिल द टाइम यू ब्रेक एंड टिल द टाइम यू से दैट अब हम टेररिज्म नहीं करना चाहते। आपको कश्मीर की आवाज उठानी है, आप उठाओ ना, आपको किसने मना करा है? आप जरूर उठाओ, पर बिल्लो रानी जैसे मत बनो यार। तुम लोग ना बिल्लो रानी जैसे बन जाते हो। वो लीचड़पना कर देता है। क्या लीचड़पना करता है? जब तालिबान के पास जाना हुआ, जो कि इतने खतरनाक लोग हैं, जो कि सुसाइड बॉम्बिंग से नीचे बात नहीं करते, हमले से कत्लो गारत 24 घंटे तालिबान के कुछ ना कुछ ऐसी खबरें दुनिया में आती रहती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अब तो सरकार है उनकी, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज तालिबान खतरनाक है, तालिबान डेंजरस है। ठीक है, तो जहां पे खतरा था वहां पे उसने हिना रबानी घर को भेज दिया। ये देखो, ये लुक एट हिम, व्हाट अ शिवलरस जेंटलमैन बिल्लो इज, इफ ही इज अ जेंटलमैन एट ऑल। जहां पे खतरा था अफगानिस्तान में, जहां पे तालिबान था, वहां पे हिना रबानी घर को भेज दिया। और जहां पे लेडीज का मामला था, वुमेन एम्पावरमेंट इन इस्लाम वाला, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वाले मीटिंग कर रहे थे, जो लेडीज वाला मामला था, वहां पे खुद चला गया। ऐसे शेर के बच्चे हैं पाकिस्तान के। देखो, जहां पे खतरा था
वहां पे तुमने हिना रवानी कर को भेज दिया कि जाओ तुम तालिबान से लड़के आओ, और मैं तो लेडीज की मीटिंग है, मैं लेडीज की मीटिंग में जा रहा हूं, मैं जाऊंगा अपना न्यूयॉर्क वॉशिंगटन जाऊंगा, घूम कर आऊंगा। ये हाल है पाकिस्तान के। अब आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर जयशंकर एंड बिल्लो। मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल आसमान पे और बिल्लो कीचड़ में है बिल्कुल। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने खुद ऐसे लोग चुने हैं बिल्लो जैसे, राइट? बिल्लो जैसे लोगों को आप लोग वोट देते हैं जो आपके मुल्क की मट्टी पलीत करता है। पाकिस्तान को भैया फिर से चूना लग गया है और जबरदस्त चूना लगा है। शहबाज शरीफ इनॉग्रेट करेंगे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, ये चाइना की कंपनी ने बनाया है, कोई होगी चिंग चोंग पिंग, देखते हैं यार क्या लिखा है इसमें, कौन सी चीन की कंपनी है जिसने ये बनाया है, ये कमाल कौन सी चाइना की कंपनी ने करा है। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन गुरंदानी विच इज 26 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गवादर सिटी। फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डन थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट्स ग्रांट। $230 मिलियन का ये बना है, ठीक है। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं some पाकिस्तानी शुड एक्सप्लेन टू मी, और मैं चाहता हूं कि कोई पाकिस्तानी मुझे बात समझाए यार, ठीक है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इसका पैसा चाइना ने दिया, राइट? इसको बनाया एक चाइनीज कंपनी ने, ग्वादर का, राइट? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसकी टेंडर क्यों नहीं करवाया आपने? अगर आप में नहीं है सलाहियत एक एयरपोर्ट बनाने की, तो आपने दुनिया भर को क्यों नहीं बोला कि आप लोग आइए और ये एयरपोर्ट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में या पीपीपी मॉडल में, जो भी मॉडल XYZ मुझे नहीं पता, जिस पे आप एक बनाना चाहते हैं एयरपोर्ट, आपने क्यों नहीं बुलाया बाहर से? आप अमेरिका वालों को बुलाते, आप UAE वालों को बुलाते, आप चाइना वालों को बुलाते, रशिया वालों को बुलाते, आप दुनिया भर के देशों को बुलाते और बोलते कि बिडिंग करो, जो सबसे बढ़िया बिड देगा वो एयरपोर्ट बनाएगा ग्वादर का। आपने नहीं करा, आपने बिड नहीं बुलाई। आपने चाइना से बोला ठीक है तुम फंड करो, तो चाइना वहां पे एयरपोर्ट बना देगा। एयरपोर्ट बना के क्या होगा वहां पे? आपने पोर्ट बनाया वहां पे ग्वादर, वहां पे तो एक जहाज आके रुकता नहीं है, वहां पे वही मछली फिशिंग बोट्स आती हैं, वहां पे कार्गो शिप्स तो आते नहीं वहां पे। कभी कभी कोई नेवी का जहाज रुक गया तो रुक गया वहां पे, चाइनीज नेवी का। ग्वादर पोर्ट तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया, तुमने अब एयरपोर्ट भी बनवा लिया और अपने ऊपर और तुमने लोन ले लिया। और ये पैसा कहां गया जो 230 या जो भी 250 मिलियन के आसपास था डॉलर्स, ये कहां गया? ये तो चाइनीज बैंक ने लोन तुम्हें दिया, उस लोन से तुमने चाइनीज कंपनी को पैसा दिया और चाइनीज कंपनी वही पैसा वापस चाइना ले गई। और लोन किसके ऊपर खड़ा है? तुम्हारे सर के ऊपर। एक ऐसे एयरपोर्ट के लिए जहां पे फ्लाइट भी लैंड नहीं करेंगी, ज्यादा नामात्र के बराबर, कभी कोई लैंड कर गया तो कर गया। क्योंकि ग्वादर आएगा कौन? वाई शुड समबडी कम टू ग्वादर? फॉर व्हाट पर्पस शुड समबडी कम टू ग्वादर? उसका पर्पस क्या सॉल्व होगा ग्वादर आके? ग्वादर कोई फाइनेंशियल हब है? ग्वादर कोई इंटरनेशनल ट्रेड का वो है? ग्वादर है क्या? कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसके 70-80 मील दूर, या 100 मील से कम लगा लो आप, मोटा मोटी 100 मील से कम में उसका चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ने फंड करा ईरान में। तो तुम लोग कौन सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये। इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें इमरान खान ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर पैसे खा लिए और फिर से पाकिस्तानी जो लोग हैं ना उनको चूना लगा दिया। अब बेटा तुम लोग लोन वापस देना है एयरपोर्ट का। एक ऐसी एयरपोर्ट चाइनीज ने श्रीलंका में भी बनाया था। चाइनीज ने श्रीलंका में ऐसे ही एक एयरपोर्ट बनाया था जिसमें उन्होंने बनाया 5 साल पहले। उस एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही बार जहाज लैंड करा, जिस दिन फीता काटा था ना उस दिन एक जहाज लैंड करा था। फीता काटने के बाद आज का दिन है कि उधर कोई प्लेन ही लैंड नहीं करा श्रीलंका में। आप लोग जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, उधर प्लेन लैंड नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि इसमें क्या होगा? ये फिर से तुम लोग बेवकूफ बन गए, यू मेड फूल्स ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, आखिरी जो खबर है आज की वो है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं ये 4 अरब से ऊपर चले गए, क्योंकि फिर चाइना ने 500 मिलियन का लोन दे दिया। अच्छा, ये भी बात मुझे पाकिस्तानियों की समझ आ गई है, मतलब कि उनका ना सिस्टम क्या है। ठीक है, मतलब उनका ना कि देखो यार, मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाना, क्या फायदा इसका यार? मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाने का क्या फायदा? मांग के बढ़ा दो। इन लोगों ने इतना मांगा कि मांग के 4 अरब से ऊपर चला गया इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब थोड़ा सा और मांगेंगे 5 अरब से ऊपर चला जाएगा। तो ये IMF के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? तुम जनरली सबसे मांगो। देखो ऐसा है कि सिर्फ IMF पे मत तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, तुम टीम बनाओ अलग से, ठीक है? तुम्हारी 300-400 टीमें होनी चाहिए जिसमें अमीर तरीन पाकिस्तानी टाई पहनने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है, उनको दुनिया में भेजो, राइट? कोई चाइना से भीख मांग रहा है, वो चाइना डेस्क है, एक अलग से स्पेशलिस्ट चाइना डेस्क,
वो चाइनीज सीखी है उसने, वो चाइनीज में चाइना से मांग रहा है, वो जापानीज में जापान से मांग रहा है, वो अरेबिक बोल के अरबियों से मांग रहा है, अरबी दे रहे हैं उसको, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ऑस्ट्रेलिया से पैसे मांग रहा है, कोई न्यूजीलैंड से पैसे मांग रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से मांग रहा है। ऐसे आप कई 100 टीमें बनाइए, मैं बता रहा हूं, और हर एक बैंक के ऊपर लगा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे भी लगा दो एक टीम, जो उनके हेड ऑफिस के सामने बैठी रहे, और कुछ दे दो, कुछ दे दो। ऐसे करोगे, जो कल जरदारी ने नहीं बोला था कि पाकिस्तान का 100 बिलियन से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा तुम्हारा। काम करके थोड़ा ना होगा, काम तो तुम्हें वैसे ही करना नहीं आता, ना तुम काम करके खुश हो, ना तुम मेहनती हो, ना तुम्हारे पास दिमाग है कि तुम दिमाग लगाओ। तुम मांग मांग के, मैं बता रहा हूं, मांग मांग के पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों पे ले जाओ जहां जिन्ना ने एक बार सपना देखा था कि मेरा पाकिस्तान, वो देखो वो टॉप पे होगा मेरा पाकिस्तान, यही बोला था ना जिन्ना ने। वो एक बाबा कौम था, एक बाबा कौम तुम्हारा मेजर गौरव आर्या है। वो पहला बाबा कौम तो चल लिया, ऑफ हो गया, वो दूसरा बाबा कौम बोल रहा है बेटा मांगो, हर जगह जाके मांगो, मांग मांग के दुनिया की वाट लगा दो। इतना मांगो कि दुनिया की आंख से आंसू निकल जाए और दुनिया तुम्हें पैसे दे दे और तुम अमीर मुल्क बन जाओ, सिर्फ मांग के। बाकी सब छोड़ो, ट्रेड व्रेड तुम्हारे बस का नहीं है, मेहनत, मैन्युफैक्चरिंग। वैसे भी होंडा की भी एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, जो फैक्ट्री तो क्या ही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही थी, जो जोड़ ताड़ के जो बेच रही थी बाहर से मांग मंगवा के, उसने भी अपनी फैक्ट्री बोला कि यार थैंक यू, अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। टोयोटा शोयोटा सब तो बंद हो गए तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मांगो, मांग मांग के दुनिया की नाक में दम कर दो। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी और किसी चीज़ से ना डरें, लेकिन तुम्हारे कटोरे से यहां पे हर एक भारतवासी डरता है। फेंक के मारो कटोरा बंबई स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ गिन्नियां वहां से लो, कुछ दिल्ली से लो, कुछ आपने चेन्नई से लो, कुछ बैंगलोर से लो, कुछ हैदराबाद से लो, कुछ कलकत्ता से, सब मांग के। गो हेड, खौफ पैदा करो दुनिया में बेटा, मांग मांग के, ठीक है पाकिस्तानियों। तो दोस्तों, पहला सवाल जो है निर्मल सोनी साहब का है। निर्मल जी नमस्कार। कहते हैं, आई एम फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय लिबरल, काइंड एंड फ्रेंडली अरब कम्युनिटीज इन दीज कंट्रीज। तो फिर कहते हैं कि सऊदी, यूएई, ओमान और बहरीन के जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने रेडिकलाइज जो लोग हैं उनको जेल वेल में डाल दिया और बोला कि जो कुरान में करेक्ट वैल्यूज और टीचिंग्स हैं वो सिखाओ, और ये जो नफरतें फैलाते हैं इन सबको जेल में डालो। जनरली पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी आर्मी क्या ऐसा नहीं कर सकती और अपने एलिमेंट्स को डी रेडिकलाइज नहीं कर सकती, जो पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं? तो मैं एक बात इससे कहना चाहता हूं ना आपसे, सोनी साहब, ऐसा है ना कि पाकिस्तानी तो क्रिएट करें पाकिस्तानी फौज ने, अब लश्कर और जैश को तो छोड़ दीजिए ना। आप देखिए, ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो एक पॉलिटिकल आउटफिट है, रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट है, लेकिन इट्स अ पॉलिटिकल आउटफिट। ये क्या करते हैं? तो पाकिस्तानी फौज का क्रिएशन है। कल अगर शहबाज शरीफ अपनी औकात के बाहर चला गया, मारा थप्पड़। इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान चूचू करेगा, तो बीच में नहीं हुआ था फ्रेंच कार्टून्स के पीछे इन्होंने लाहौर में आग लगा दी थी, जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। इमरान खान का क्या लेना फ्रेंच कार्टून से? इमरान खान ने तो खुद कंडेम करा था, लेकिन इन्होंने इमरान खान को टाइट कर दिया। तो ये सब पाकिस्तानी फौज के गुर्गे उनके पाले हुए हैं, और पाकिस्तानी फौज के पास ऐसे कई सारे लोग हैं जो करते हैं। उनमें से एक है मौलाना फजलुर रहमान, जो पीडीएम का, जो नहीं है वो जमात वाला, जो इस वक्त पीडीएम है, तो मोटा सा ऐसी दाढ़ी है जिसकी। ये कौन है? ये सब जितनी भी बात करे फौज के अगेंस्ट, जितनी भी डेमोक्रेसी की बात करें, ये सब आपकी, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, एवरीबडी इज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फौज ने पैदा करा, इमरान खान को फौज ने पैदा करा, भुट्टो को फौज ने पैदा करा, ये जो टेररिस्ट को पैदा फौज ने करा, ये जो एनजीओ वाले हैं उनको पैदा फौज ने करा, सब फौज की, सबके अब्बू एक ही है इनका, ठीक है? इनका सबका अब्बू एक ही है। इफ जनरल आसिफ टुमारो, जनरल आसिफ कौन है? अच्छा, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की। ही इज जनरल आसिम, नॉट जनरल आसिफ। If he decided to eliminate these radicalized elements, do you think his army personally support him? No, I don't. अगर कल जनरल आसिम को एक गलती से मन में ख्याल आया कि इन सबको निपटा दो और पाकिस्तान को एक लिबरल सोसाइटी, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस तो छोड़िए, पाकिस्तानी कौम बगावत कर लेगी। ये वो कौम है, पाकिस्तानी कौम, जो 1971 के हादसे के बाद, जब इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, तब ये घर से बाहर नहीं निकले, इन्होंने तब प्रोटेस्ट नहीं करा। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना, तब ये कौम बाहर निकलेगी और अपने आर्मी चीफ को खा जाएगी। भाई ये शेर की सवारी है। ये आसिम मुनीर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। He'll be finished, he'll be out.
हैकिंग पायरेट, अब आपका नाम तो मुझे पता नहीं। हैकिंग पायरेट जी नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद हैकिंग पायरेट। After winning the 1971 war against Pakistan and liberating Bangladesh, we also acquired a large territory in Pakistan, but we gave it up under the Shimla Agreement. Why did we have to do that? Since we had already won and had the upper hand. Also, we could have taken a little area from Bangladesh to increase the girth of the Siliguri corridor. ये चिकन नेक की बात कर रहे हैं। To make it difficult for China to take control of it and cut off the northeast. देखिए ना, ऐसा नहीं होता। हैकिंग पायरेट जी, स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब आपकी लड़ाई इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास होती है, ठीक है, सो यू आर सिग्नेटरीज टू द यूएन चार्टर, बोथ यू एंड पाकिस्तान, यू हैव टू रिटर्न द लैंड, यू कांट टेक दैट लैंड। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पुराने टाइप का वो नहीं है कि एक राजा गया दूसरे राज को घेर लिया, यू कांट डू दैट। एंड ये इंडिया में पहले ही डिसाइडेड था कि देखिए ना, ये इंडिया में देयर इज अ, मैं एक बताता हूं आपको, माई स्टेटमेंट मे नॉट बी पॉपुलर बट मेनी टाइम्स वी थिंक दैट द ओनली पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड in 1971 to fight against Pakistan were the Indian armed forces in India. That is not true actually. That is a wrong interpretation of history. Equal number of sacrifices were made by the Mukti Bahini and the Mukti Jodha. The Bengalis made equal number of sacrifices. They fought more ferociously because they were fighting for their motherland. How can you take somebody else's land? That land, you are saying that why didn't we take Bangladesh? It is not for us to take. Bangladesh belongs to the... How can you take somebody else's land? You can't take somebody else's land. आप समझ रहे हैं मेरी बात? बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना, that is, you know, legally, ethically, morally, land belonging to the Bengalis. It does not belong to India. It never belonged to India. In the sense that ठीक है, it was part of the Indian whole before partition. वो बात ठीक है आपकी, I agree there. It was part of India. But एक बार partition हो गया, एक बार आपकी जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, it signed off and said that okay we agree. जब आपकी सरकार ने हाँ बोल दिया, once it has become Pakistan and then that Pakistan, right? Except for Kashmir, except for Gilgit Baltistan, उन एरियाज को हटा दीजिए क्योंकि 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। बाकी तो जो वो जमीन है वो ईस्ट पाकिस्तान, दैट बिलोंग्स टू द बंगालीज। You can't take this and you can't वो increase the girth of the Siliguri corridor. I don't think that's possible. हाँ, पर ऐसे कई गांव हैं जो भारत में आ गए थे 1971 में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के थे। और ऐसे भी लद्दाख में आज भी गांव है जहां पे जो भाषा है वो लद्दाखी नहीं है, वो गिलगिटी बोलते हैं, वो बाल्टी बोलते हैं। वहां पे जो बाल्टी लैंग्वेज है ना, वो बाल्टी लैंग्वेज है वहां पे। वो एक वहां पे वो एक लड़की भी है, मैं उससे मिला भी था यहाँ पे, अपने फादर के साथ आई थी वो, और वो बड़ी फेमस सिंगर है वहां पे, उसका नाम है शिरीन फातिमा बाल्टी। वो 1971 के पहले शिरीन फातिमा बाल्टी का जो गांव था वो पाकिस्तान में था, 1971 के बाद वो भारत में आ गया। सो नाउ दे आर इंडियन सिटीजन्स। तो ऐसी टेरिटरी हुई है 1971 में, लेकिन अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर यू कांट डू दैट मच, योर सिग्नेटरीज, वो नहीं हो सकता। एक और है स्टार बॉय। सब दोस्तों, अगर आप लोग अपना रियल नाम लिख देना तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। स्टार बॉय जी नमस्कार, जय हिंद। Following the issue of illegal migrants from Pakistan and Bangladesh living in our Bharat for years and without interruption, who are also involved in radical activities, this really boils my blood. As per you, how can this issue be dealt with, and how can we as a citizen contribute to eradicate any existing? देखिए ना, ऐसा है, this is something that has to be done by the government, and इसके लिए political consensus required है in India. और सरकार कर भी रही है इसमें काम, right? NRC जो था वो इसी के लिए था, लेकिन पॉलिटिकल ऑपोजिशन इंडिया में इतना है क्योंकि लोग अपना इलेक्टोरल फायदा देखते हैं, right? For many political parties, I will not take name of political parties, लेकिन for many political parties, they don't consider this a possible threat in the future, or at least at a minimum, people breaking the law and getting into India. They think it's a vote bank. Your problem and my problem is not simply people coming from outside who are radicalized. They are number two. Number one is the system that allows them to settle and flourish within India and gives them political protection. That is the biggest problem. ये तो इसमें तो 90%, 99% तो ऐसी गरीब से लोग हैं जो आ गए। सारे थोड़ा ना टेररिस्ट हैं। अगर 10 लाख लोग आ गए तो आप बोलोगे 10 के 10 लाख लोग टेररिस्ट आ गए इंडिया में। दैट्स नॉट ट्रू, वो गलत है। आई डोंट बिलीव दैट। होंगे उसमें कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स, होंगे उसमें कुछ टेररिस्ट, पक्का है 100%। आई एग्री विथ यू। लेकिन इसमें वी नीड टू लुक इनवर्ड्स। हमारे लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन, कौन इनको आधार कार्ड दे देता है ना? कौन इनको पासपोर्ट दे देता है इंडिया का? कौन इनको बोलता है कि हम आपको फ्री हाउसिंग और हम आपको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर।
आखिरी सवाल है पंकज शर्मा जी का। नमस्ते गौरव भैया। पंकज जी नमस्कार। ट्रस्ट यू डूइंग वेल। recent US intelligence report that under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi may potentially use military force. In light of this report, do you think there are potential geopolitical and diplomatic implications in India's relationship with the United States and other countries in the region? Additionally, what steps do you believe India should take to ensure peace? अच्छा देखिए पंकज जी, ऐसा है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस ने रिपोर्ट ऐसी क्यों बनाई है, क्योंकि भारत ऐसे कर चुका है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट करी। तो यूएस ने स्टडी करा इंडिया का पैटर्न और यूएस ने बोला कि मोदी जी के होते होते अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो ठोक देंगे। और उसने सिर्फ ये बात नहीं बोली कि अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो भारत ठोक देगा, उन्होंने ये बोला कि अगर भारत को लग रहा है कि पाकिस्तान छेड़ रहा है, भारत फिर भी ठोक देगा। राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट रिपोर्ट एंड आई थिंक ठीक है यार, ये डर अच्छा है। और यूएस ने तो बोला है कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डू दिस। आफ्टर बालाकोट देयर वाज अ फॉर्मल कमेंट, ऑफिशियल कमेंट फ्रॉम यूएस, जब भारत ने बिल्कुल मतलब भारत हैज एवरी राइट यार, आपको कोई छेड़ेगा तो आप छोड़ोगे थोड़ा ना। तो दैट इज कवर्ड। सो इसमें कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। ठोकते रहो, बजाते रहो, तभी काम बनता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।